गुड आफ्टरनून बच्चों, आगे क्लास चालू कर रहे हैं अपन लोग। मेरी बात सुनिए, अपन ने नया चैप्टर चालू कर दिया है, फोर्थ चैप्टर अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई, है ना। मैंने क्या बोला था आपको, इस चैप्टर के अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई में अपन केवल एक चीज सीख रहे हैं, वो ये कि जिस गुड्स या सर्विस पे हम टैक्स देंगे, है ना, जिस गुड्स या सर्विस जिस पे भी टैक्स देना है, तो टैक्स देने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक होती है वैल्यू और एक होती है रेट। अब रेट क्या होगी, उसके लिए गवर्नमेंट ने किताब दे रखी है HSN, है ना। उस किताब में से देख लो आपके गुड्स का नाम क्या है और वो रेट लगा दो, ठीक है। वो रेट तो पता चल गई, उसका एक चैप्टर भी है, लेकिन प्रॉब्लम किस में आती है, वैल्यू क्या ले। मैंने क्या बोला था आपको, कोई गुड्स हो या सर्विस, वैल्यू चार प्रकार की होती है। एक होती है MRP, है ना, उससे ज्यादा नहीं बेच सकते। एक होती है फेयर मार्केट वैल्यू, एक होती है कॉस्ट प्राइस, एक होती है एक्चुअल प्राइस। अपन ने क्या पढ़ा कि टैक्स किस पे लगता है, एक्चुअल प्राइस पे। MRP कोई आपको ठग ना ले उसके लिए होती है। फेयर मार्केट वैल्यू चेक करने के लिए होती है, दुकान कौन सी होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए होती है। जो टैक्स के लिए काम आती है वो होती है एक्चुअल प्राइस। जो सेलर, जिस दुकान से आप गुड्स खरीद रहे हो, वो दुकानदार आपसे जो रुपए लेगा उस गुड्स के या सर्विस के, वो पैसे जो होंगे वो वैल्यू कहलाएंगे। और वैल्यू मतलब जिस पर टैक्स लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अपन ने क्या पढ़ा था, कौन सी वैल्यू, असेसेबल वैल्यू। इस असेसेबल वैल्यू पे क्या देना है, टैक्स। ये पढ़ लिया है अपन ने, है ना। मैंने आपको क्या बताया था, गवर्नमेंट किसी से कोई लड़ाई नहीं करती, कोई माथाफोड़ी नहीं करती। गवर्नमेंट कहती है हमें टैक्स चाहिए वैल्यू पे। वैल्यू मतलब जो आप बता रहे हो। गवर्नमेंट ने सेलर के ऊपर, सप्लायर के ऊपर को बोल दिया, जैसे ट्यूशन के केस में हमको बोल दिया, जो आपने फीस बताई है, जितने रुपए की रसीद काटी है, बस उसी पे GST दे दो, ठीक है। हमें आप पे पूरा भरोसा है और उस भरोसे को जीतने के लिए अपन ने पढ़ लिया है कितनी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, 3। जो गवर्नमेंट की 3 बात मानेगा, गवर्नमेंट उसकी बात मानेगी, है ना। 3 बातें कौन सी थी, आपका सामने वाला रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, और कंसिडरेशन पूरा मनी फॉर्म में होना चाहिए, है ना। ये 3 बातें जिसने मान ली उसकी गवर्नमेंट बात मानेगी, गवर्नमेंट हो जाएगी खुश, और गवर्नमेंट कहती है जो आप बोल रहे हो वही ओके। लेकिन 3 में से एक भी बात मानी नहीं गई तो गवर्नमेंट आपसे नाराज हो जाएगी और बोलेगी आपने जो वैल्यू बताई वो है 15(1) की, इसको कर रहे हैं हम कैंसिल। और अब वैल्यू निकालने वाला आएगा हमारा ऑफिसर। ऑफिसर वैल्यू कैसे निकालता है, 15(4) से, याद आ रहा है, 15(4) से वैल्यू निकालता है। तो वो तो उसके रूल्स होते हैं, आएंगे जब पढ़ेंगे अपन, है ना। और रूल्स से वैल्यू निकलेगी तो मान के चलना ज्यादा ही आएगी, कम नहीं, क्योंकि आप पर भरोसा टूटा है, जब भी तो 15(4) लग रहा है ना। क्लियर। फिलहाल अपन पढ़ते हैं 15(1). मैंने आपको क्या बताया था, 15(1) कब लगेगा, जब गवर्नमेंट आपसे खुश होगी। खुश होगी तो गवर्नमेंट कहती है अगर एग्जाम में कुछ नहीं दिया तो खुशी है, अगर कुछ दिया हुआ है और लिखा हुआ है सब कंडीशन फुलफिल है तो भी खुशी है। और उस केस में फिर 15(1) क्या कहता है, 15(1) कहता है वैल्यू शैल बी A + B - C, ठीक है। A के अंदर B वाला, B में जो जो आता है वो जोड़ोगे और C वाली चीज को करोगे लेस, ठीक है। A को अपन ने क्या नाम दिया था, ट्रांजैक्शन वैल्यू। B में कौन सा आता है, वो खर्चे जो कौन से सेक्शन से रिलेटेड करते हैं, 15(2) से। C में आएगा वो आइटम जो किस में कवर है, 15(3) में। याद आ रहा है सबको। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू में 15(2) जोड़ोगे, 15(3) करोगे लेस, जो बच जाएगा वो कहलाएगी असेसेबल वैल्यू। और ये एग्जाम में पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में असेसेबल वैल्यू ही निकालने को आएगी इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर में वैल्यू कैसे निकलती है, ट्रांजैक्शन वैल्यू में 2 जोड़ा और 3 किया लेस, ठीक है। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब, फिर 2 में क्या आता है, फिर 3 में क्या आता है। समझ में आया। देखो बच्चों, सिंपल सी मीनिंग अगर मैं बताऊं आपको, ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब, जैसे अपना एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट है, मैं आपको बोलूं कि केवल और सिर्फ केवल फीस के अंदर मैंने आपको बोला कि जिसको मेरे कोचिंग करनी है उसकी फीस है 10,000, ठीक है, 10,000। अब इसके बाद क्या हुआ, 10,000 के बाद आपने कहा सर बस ये 10,000 ही है। मैंने कहा नहीं, मैं आपको नोट्स दूंगा उसके पैसा अलग दूंगा, एक बुक सेट दूंगा उसके पैसे अलग लूंगा, हमारे यहाँ पार्किंग के लिए जगह नहीं है, पार्किंग चार्जेस के पैसे मैं अलग लूंगा।
तो मैंने आपसे, मेरी बात सुनना, केवल ट्यूशन के नाम से 10,000 लिए, फिर ट्यूशन के बाद कई बहानों से, पार्किंग के नाम से, आपको क्या बोलते हैं रिफ्रेशमेंट के नाम से, या फिर जैसे स्कूल में होता है ना यूनिफॉर्म के नाम से, गाड़ी के नाम से, कई बहाने से इस ट्यूशन के चक्कर में आपने पैसे दिए। आप तो ये मानो कि फीस के भले ही दिए हो 10,000, लेकिन इस ट्यूशन के चक्कर में आपने हमको पार्किंग के, कमीशन के और कई बहाने से, नोटबुक, नोट्स वगैरह कई बहाने से 4,000 रुपए और दिए। तो गवर्नमेंट कहती है आपने बायर की जेब से जिस भी बहाने से एक्स्ट्रा खर्चा किया वो 15(2) में आएगा। अभी अपन पढ़ेंगे 15(2). ट्रांजैक्शन वैल्यू तो क्या होती है? ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब समझ लो, ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब सिंपल साफ मतलब में है प्राइस चार्ज फ्रॉम द रिसीवर इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। जो गुड्स और सर्विस मैंने दिया है, केवल उस गुड्स या सर्विस के लिए जो पैसे लिए, ठीक है, और दूसरे बहानों से नहीं, केवल डेडिकेटेडली फीस के लिए जो पैसे लिए, मोबाइल के लिए पैसे लिए, आप कार के लिए, आप कार खरीदने जाओ, वो बोलते हैं शोरूम प्राइस ये 10 लाख रुपए, जब बिल बनता है, जब 13 लाख हो जाता है, तो वो जो 10 लाख रुपए थे वो केवल कार के लिए थे, तो वो तो क्या कहलाएगी? ट्रांजैक्शन वैल्यू। फिर 15(2) में क्या आएगा? कार की वैल्यू के अलावा, ट्यूशन की फीस के अलावा जिस भी बहाने से आपकी जेब से हमने खर्चा करवा दिया, और वो खर्चा आपकी मजबूरी थी क्योंकि आपको ट्यूशन पढ़ना था, आपको वो कार खरीदनी थी, इसलिए जो भी बहाने से आपकी जेब से खर्चा होना चाहिए, दिमाग में बैठा लो। अगर कुछ नहीं आता इस चैप्टर में, सब भूल गए हो, तो आप तो ये देखना मेरी जेब से जो गया वही वैल्यू होती है ना। तो आपके एक्स्ट्रा, आपकी जेब से जिस भी बहाने से पैसे गए वो हो जाएंगे ऐड। और मान लो दिवाली चल रही है, दिवाली ऑफर आया, दिवाली ऑफर ये आया कि जो भी बंदा हाथों हाथ कैश पेमेंट कर रहा है उसे 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट मतलब 14,000 का बिल बन रहा है, आपको 10% डिस्काउंट दिया 1,400 रुपए। वो 1,400 रुपए डिस्काउंट आपने कहा कैश में पेमेंट कर रहा हूं मैं, तो वो 1,400 रुपए आपकी जेब से नहीं गए तो हो जाएंगे लेस। फाइनली क्या आएगा? 12,600। ये आपकी क्या कहलाएगी? असेसेबल वैल्यू। ठीक है, गवर्नमेंट के तरीके से भी 12,600 आएगी। और अगर आप खुद अपने मन में सोचोगे कि मेरी जेब से इस गुड्स या सर्विस के लिए कितने रुपए गए, तो वो भी तो 12,600 ही है। तो ये तरीका रहेगा बच्चों। अब आपके एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये पूरा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, थ्योरी का एमसीक्यू में आ सकती है, लेकिन ढंग के क्वेश्चंस के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सीधा चलना, उल्टा चलना। सीधा चलना मतलब जब सीधा चलने वाला क्वेश्चन आएगा उसमें फ्रॉम बिगनिंग बताया जाएगा कि आपसे इस इंस्टीट्यूट ने फीस के बहाने इतने लिए, कमीशन के इतने लिए, पार्किंग के इतने लिए, बुक्स के इतने लिए, नोट्स के इतने लिए, डिस्काउंट इतना दिया। ये तो है सीधा क्वेश्चन। इसमें ऐड करते जो चीजें ट्यूशन फीस से रिलेटेड है वो ऐड होती जाएंगी इस तरीके से, और जो जो डिस्काउंट है वो लेस होकर वैल्यू आ जाएगी। ये तो था सीधा तरीका। उल्टा तरीका क्या आता है? उल्टा तरीके में आपसे बोला जाता है कि आपने टोटल 13,000 रुपए का खर्चा हुआ है, ठीक है, इस 13,000 के अंदर ये टोटल बिल बनना था 13,000, और नीचे दे रखा है 13,000 टोटल बिल बना, लेकिन आपको 400 रुपए डिस्काउंट दिया गया। 400 रुपए डिस्काउंट दिया गया। बिल कितने का था? 13,000 का। डिटरमाइन असेसेबल वैल्यू। ये उल्टा क्वेश्चन है, उल्टा चलना है। उल्टा चलना है तो आप क्या करोगे? इस 13,000 में देखोगे यार 400 रुपए तो डिस्काउंट है, उस पर टैक्स कब लगता है? तो उल्टा चलते हुए ये 400 रुपए लेस कर दोगे, ठीक है। जब सीधे चलते हैं अपन तो सीधे चलते वक्त जो जो खर्चा है उसको ऐड करते जाते हैं, और जब उल्टे चलेंगे तो जो जो खर्चा फालतू का ऐड हुआ है जिस पे टैक्स नहीं लगता उसको लेस करते जाना है। तो वो तो अभी क्वेश्चंस आएंगे तब अपन करेंगे। फिलहाल अब अपन क्या सीख रहे हैं? फिलहाल सीधा चलते हैं, उल्टा चलना बाद में सीखेंगे। अपन सीख रहे हैं क्या निकालनी है? असेसेबल वैल्यू। कैसे निकलेगी? a + b - c। ए में क्या आएगी? ट्रांजैक्शन वैल्यू। ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी कि कार के लिए इतने लिए, ट्यूशन के लिए इतने लिए। अब मेन बात आती है कौन कौन से खर्चे 15(2) में क्या होंगे? ऐड। 15 सबसेक्शन 2 वो सारे खर्चों की डिटेल आपको दे रहा है, जिन खर्चों को असेसेबल वैल्यू निकालने के लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या करना पड़ेगा? ऐड।
तो बच्चों ये है आपके खर्चे, 1 बाय 1 अपन पढ़ते जाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना आप लोग। ये वो सारे खर्चे हैं जो एक एक करके ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या करेंगे, ऐड, छोटा बड़ा दोनों क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्लियर। मेन मेरा मकसद ये था, जो चीज आप पढ़ रहे हो वो आपको पता होनी चाहिए, पढ़ क्यों रहे हो। ठीक है, तो अब मैं ये जो आपको 15-2 पढ़ा रहा हूं, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इस 15-2 में कुछ खर्चे दे रखे हैं जो हमारी जेब से लगते हैं, और उन खर्चों को असेसेबल वैल्यू निकालने के लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो चलो एक एक करके पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहला खर्चा, एनी टाइप ऑफ टैक्सेस एक्सेप्ट जीएसटी एंड कंपनसेशन सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। क्या है ये, समझो मेरी बात। आपके एग्जाम में सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ही समझने पड़ेंगे, ये थ्योरेटिकल कुछ नहीं आएगा। आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन कि आपने एक दुकान पे देखा एक गुड्स है जिसके ऊपर टैग लगा हुआ है 2000 रुपए, 2000 रुपए टैग लगा हुआ है, तो ये तो हो गई ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब उस गुड्स पर लिखा हुआ है 3% स्पेशल टैक्स। गवर्नमेंट क्या है, जीएसटी आने के बावजूद भी कुछ टैक्सेस के लिए गवर्नमेंट का अभी भी पेट नहीं भरा। अभी भी कई प्रकार के छोटे छोटे टैक्स होते हैं जो आपको लगेगा, बैंकिंग टैक्स, कमोडिटी टैक्स, बहुत सारे छोटे छोटे टैक्स हैं जो गवर्नमेंट अभी भी बहाने से लेती है। उस दुकानदार के यहां लिखा हुआ था गुड्स 2000 रुपए का है, एक स्पेशल टैक्स 3% मतलब 60 रुपए और आपको देना है, प्लस और क्या देना है, जीएसटी। और मान लो एग्जाम में लिखा हुआ जीएसटी 100 रुपए। टोटल आपको एग्जाम में आया कि एक बायर सेलर की दुकान पे गया, उसको बोला गया 2000 रुपए गुड्स के, 60 रुपए स्पेशल टैक्स और 100 रुपए जीएसटी, उसको टोटल 2160 रुपए देने को बोला गया। ठीक है, आपके एग्जाम में आएगा डिटरमाइन असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू दिमाग क्वेश्चन आया, कुछ नहीं सोचोगे, दिमाग में यही रहेगा a प्लस बी माइनस सी करना है मुझे। तो a में क्या आती है, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब गुड्स के लिए कितने रुपए लिए, 2000, तो ये तो आ गया 2000 प्लस। अब बी में कौन सा खर्चा आता है, 15-2। 15-2 कहता है असेसेबल वैल्यू के लिए किसी भी प्रकार का टैक्स जो आपसे लिया जा रहा है वो करोगे ऐड, लेकिन उसमें जीएसटी ऐड नहीं होगा। ये वैल्यू ही क्यों निकाली जा रही है, क्यों निकाली जा रही है, जीएसटी लेने के लिए। और जीएसटी का अमाउंट इसमें चार्ज ऐड कर दोगे तो डबल टैक्स हो जाएगा ना, क्लियर। इसलिए गवर्नमेंट कहती है नहीं, जीएसटी एंड कंपनसेशन सेस, कंपनसेशन सेस भी जीएसटी का ही पार्ट है, कोर्स में आपके आएगा। जीएसटी के अलावा जिस भी बहाने से दूसरे टैक्सेस आपसे चार्ज किए गए हैं वो 15-2 में होंगे ऐड। अब आपके एग्जाम में आंसर आएगा 2060। जब आपसे पूछा जाएगा डिटरमाइन असेसेबल वैल्यू तो सिंपल आंसर देना है 2060, क्लियर। क्योंकि कोई भी टैक्स ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या होता है, ऐड एक्सेप्ट जीएसटी, क्लियर। पहला खर्चा समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 2 समझना आप। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, अमाउंट पेड बाय रिसीवर ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर क्या है ये पॉइंट, इसका भी एग्जांपल समझो, मेरी बात सुनो। आप आए मेरे पास, आपने कहा सर फीस कितनी है, मैं कहा फीस है 5000 रुपए। एग्जाम्पल समझना, ये एग्जाम आप ये सोचो ये सब कुछ एग्जाम में ही आ रहा है। 5000 फीस बताई और मैंने कहा 5000 फीस ले रहा हूं और मैं आपको एक बुक दूंगा। ठीक है, मेरी बात समझना, मैं आपको बुक दे रहा हूं, मैं एक दुकान से आप लोगों के लिए बुक लाया हूं। इस बुक का पेमेंट आप लोग उस दुकान पे करते हुए जाना। मैंने पेमेंट नहीं किया, आपका नाम लिखवाया। तो आपने कहा ठीक है सर कितने की बुक है, मैंने कहा 500 की बुक है। ये 500 मैं लेकर मैं आया हूं, मैंने बोला है उसको कि पैसे देर को मिल जाएंगे, लेकिन वो पैसे आप उसको दे देना और ये बुक ले लेना। आपने कहा कितने देने हैं, मैंने कहा 500। तो अब मेरी बात सुनो बच्चों, आपके लिए कोचिंग कितने रुपए में पड़ी, अपन ये सबसे हटकर फिर सोचते हैं आपकी कोचिंग कितने में पड़ी, 5000 तो मुझे दोगे और 500 रुपए उसको दोगे, तो 5500 रुपए घर से लोगे ना। तो गवर्नमेंट भी यहां ये सोचती है बच्चे की कोचिंग में जितने रुपए लगे वही वैल्यू है। और वो कैसे निकलेगी, 5000 रुपए तो मेरे को दिए, ये तो हो गई ट्रांजैक्शन वैल्यू। इसमें 15-2 का खर्चा होगा ऐड, और 15-2 का खर्चा क्या कहता है,
अमाउंट पेड बाय रिसीवर मतलब वो अमाउंट जो आपने दिया ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, जो पैसे मुझे उस दुकानदार को देने थे लेकिन मैंने आप पर थोप दिए, मेरी वजह से आपको किसी को और को पेमेंट करना पड़ रहा है, तो वो वैल्यू भी इसमें क्या होगी, ऐड होगी। और फाइनली 5500 आंसर आएगा। एक और एग्जांपल दिमाग में आया मेरे, सपोज करो जैसे आपके कोर्स में कस्टम भी है, मैंने आपको बोला 5000 फीस ले रहा हूं, डायरेक्ट टैक्स ले लूंगा, जीएसटी ले लूंगा, कस्टम नहीं आता। तो आपने कहा क्या करे, कस्टम नहीं आता। तो मैंने कहा मैंने एक टीचर को बोला है वो आपको पढ़ा देगा बच्चों, मैंने रिक्वेस्ट कर दी है, आप उसको 1000 रुपए दे देना टीचर को। तो आपने कहा चलो देंगे, लास्ट मोमेंट पे करे क्या और, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, अब इस केस में 5000 तो मुझे दिए और 1000 रुपए मेरे कहने पे आप उस टीचर को और दोगे, तो वो 1000 रुपए आपकी वैल्यू में क्या हो जाएंगे, ऐड, और टैक्स किस पे लगेगा, 6000 पे। तो समझ में आया सेकंड पॉइंट, खर्चा मेरा, मेरे कहने पे आपने दे दिया तो वो ऐड होगा। क्लियर। पॉइंट नंबर 3, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड बाय बायर फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसका भी एग्जांपल समझते हैं। कोई भी एग्जांपल मैं दूं आप तो दिमाग में रखना, हमारी जेब से जो जाएगा घूम फिर के वैल्यू वही आ रही है। अब थर्ड एग्जांपल समझो, आप एक ज्वेलर के पास गए, आपने इस ज्वेलर से बोला कि ये फोटो दिखाई और बोला इस डिजाइन की मुझे ज्वेलरी चाहिए। ज्वेलर ने कहा बना दूंगा, 2 लाख रुपए तो गोल्ड के और 1 लाख रुपए लेबर, 3 लाख लूंगा। आपने बोला गोल्ड तो हम हमारे लाएंगे घर से, उस गोल्ड की डिजाइन करके ज्वेलरी आपको बनानी है। उसने कहा ठीक है, 1 लाख रुपए लेबर लूंगा। अब मेरी बात सुनो, 1 लाख रुपए लेबर जो सेलर आपसे चार्ज कर रहा है, ये तो है ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब प्राइस चार्ज फ्रॉम द बायर। गवर्नमेंट कहती है हमें टैक्स चाहिए उस ज्वेलरी पर, उस ज्वेलरी जो डिजाइन होके आपके हाथ में आई है, और ज्वेलरी की वैल्यू 1 लाख नहीं है, ज्यादा है। तो इस 1 लाख में 15(2) क्या कहता है, वो खर्चा, वो मटेरियल जो आपने पे किया, आपकी जेब से लगा, वो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड। ठीक है। मतलब क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस, कोई भी प्रकार की गुड्स और सर्विस जो रिसीवर ने, मतलब आपने उस ज्वेलर को दी थी बिना पैसे लिए। पैसे ले लोगे तो आपकी जेब से कहां गए, या उसने अपने टोटल अमाउंट में से काट लिए तो जेब से कहां गए, है ना। आपने एक्स्ट्रा उसको 2 लाख का माल दिया, 1 लाख रुपए उसने लिए, तो ज्वेलरी कितने की है बच्चों, 3 लाख की। और गवर्नमेंट को तो घूम फिर के किस पे आना है, 3 लाख पे। समझ में आया। तो मेरी बात सुनो, पहला कौन सा खर्चा, आपकी जेब से टैक्सेस नाम से पैसे लिए, ऐड करने। आपको कहा उस बंदे को पैसे देकर आ जाओ क्योंकि मैंने हाँ कर रखी है, वो ऐड करना है। आपको किसी को पे नहीं करना है, आप अपने घर से कोई सामान लाए कि सर ये बुक हम ही लेकर आ गए बाजार से खरीद के, आप तो पढ़ाओ, तो उस बुक की कॉस्ट को भी इसमें क्या करना है, ऐड करना है। क्लियर। 3 पॉइंट खत्म। फोर्थ पॉइंट, ये आज तक कभी नहीं हुआ। मैंने इस जीएसटी से पहले एक्साइज कई तरह के टैक्सेस पढ़ा है बच्चों, ये पॉइंट आता हमेशा था। कोई जीएसटी कानून भले ही नया होगा लेकिन कंसेप्ट पुराना ही है। जितने भी आज तक मैंने पहले कानून देखे, पढ़े या पढ़ा है, सब में ये पॉइंट ऐड कभी नहीं होता था। लेकिन गवर्नमेंट की एक तरह से कह लो टैक्स की भूख कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, जो गवर्नमेंट ने कहा इस पर भी टैक्स चाहिए। अब ये पॉइंट क्या है, सुनो प्लीज। ये क्या कहता है, सपोज करो मैंने आप सबको बोला कि भाई 1 महीने तक फीस चाहिए मुझे। सारा एग्जाम्पल ट्यूशन पे ले रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फिर ट्यूशन का ही पॉइंट रहे। मैंने कहा फीस है मेरी 5000 और सबको 1 महीने में फीस लानी है। ठीक है। अब पता है सीधा तो कोई है ही नहीं, महीने भर में कौन दे देगा, यूं ही दे दे तो बहुत है। अब मेरे को पता था नाटक तो सब करेंगे, तो मैंने एक क्लॉज डाल रखा है, 1 महीने से लेट होते के साथ उसके बाद हर हफ्ते का 100 रुपया एक्स्ट्रा लूंगा। क्लियर। अब एक बच्चे ने 2 महीने बाद फीस दी, 5 हफ्ते लेट हो गया, वो 5 हफ्ते लेट हुआ, तो फिर उससे मैंने कहा 100 रुपए 1 हफ्ते के, 5 हफ्ते के 500। अब फीस अब वो कितने लेके आएगा, 5000 तो फीस के। वो क्या बोलेगा फीस देते वक्त, सर 5000 की फीस, 500 रुपए आपने जो लेट फीस, आपने जो इंटरेस्ट, सरचार्ज, जो भी वॉट एवर नेम कॉल्ड से आपने जो मुझसे चार्ज किए, और टोटल आपने कितने दिए, 5500। अब बात बहुत अच्छे से सुनना,
पहले जो मैंने सर्विस टैक्स एक्साइज वगैरह पढ़ा है उसमें ये था, गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये 500 रुपए तो इंटरेस्ट है जो कि पैसे लेट मिलने से मिले, ये फीस का पार्ट थोड़ी है। टैक्स किस पे लेना है? फीस पे। उससे लेट हो गया तो वो फीस का पार्ट थोड़ी है, टैक्स 5,000 रुपए लगेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किस में दिया? एक्साइज में, सर्विस टैक्स में। जीएसटी में तो बिगनिंग से ही कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं, इंटरेस्ट के बहाने से, सरचार्ज के बहाने से, फीस के बहाने से, सॉरी लेट फीस के बहाने से, जिस भी बहाने से एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे ले लिया उसको भी वैल्यू में क्या करना पड़ेगा? ऐड। फाइनली गवर्नमेंट की क्या अपनी मजबूरी थी, अब से क्या याद रखना है? इंटरेस्ट को भी गुड्स फीस में क्या करना पड़ेगा? ऐड। जब आपके एग्जाम में आए 5,000 रुपए गुड्स के, 200 रुपए लेट फीस, तो वो लेट फीस को वैल्यू में क्या करोगे? ऐड। और फिर फाइनली आंसर जैसे इस केस में क्या आएगा? 5,500। क्लियर? ठीक है। गवर्नमेंट का एक ही मोटो है, आपकी जेब से गए कर दो ऐड। क्लियर? ये हो गया आपने 4 खर्चे। पांचवा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज भी करेगा। एनी सब्सिडी डायरेक्टली रिलेटेड विद गुड्स और सर्विस एक्सेप्ट कैपिटल सब्सिडी। अब क्या है ये पॉइंट? ट्यूशन पे एग्जांपल लेके रखते हैं, ढंग से समझना इसका एग्जांपल। क्या हुआ बच्चों? समझना, दो तरीके एग्जांपल। एक तो गवर्नमेंट ने अभी देखा कि कोरोना पीरियड चल रहा है, हालत खराब हो रही है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि इंडिया में आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलें। कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने पर मशीनरी का, फर्नीचर का, ये सब खर्चा लगता है, उस खर्चे का 40% हम देंगे। 10 लाख रुपए लगते हैं इंस्टीट्यूट खोलने में, उसका 40% हम देंगे। तो एक तो ये सब्सिडी होगी। ठीक है, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? सब्सिडी वाला पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ना। सब्सिडी होती क्या? सब्सिडी मतलब वो अमाउंट या वो खर्चा जो होता आपका है लेकिन जेब से किसके जाता है? गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट ने कहा 10 लाख रुपए लगेंगे ना इंस्टीट्यूट खोलने में, 10 में से 4 लाख हम दे देंगे, 6 लाख आप लगा देना। एक तो ये सब्सिडी होती है। इस सब्सिडी का नाम होता है बच्चों कैपिटल सब्सिडी। आपको तो पैसे मिले, किसी से भी मिले हो, ये पैसा किससे मिला? सरकार से, बाय वे ऑफ कैपिटल सब्सिडी। ये जो पैसे आपको मिले, मैंने तो आपको क्या बोला, कोई भी ट्यूशन पढ़ाना बिजनेस है, कंसिडरेशन मिल गया तो बिजनेस प्लस कंसिडरेशन तो जीएसटी लगेगा। लेकिन दिमाग चलाओ आप लोग, जब सप्लाई की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी तो उस डेफिनेशन में मैंने आपको कंसिडरेशन की डेफिनेशन में लास्ट में एक लिखाया था, सब्सिडी कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होती। सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है वो कंसिडरेशन नहीं कहलाती। नहीं कहलाती इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो कंसिडरेशन ही नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये जो 4 लाख क्या गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी ना, इस पर जीएसटी नहीं लगता। क्लियर? लेकिन एग्जाम में बड़ा कंफ्यूजन होता है, कौन सी सब्सिडी को कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा? कैपिटल सब्सिडी जो सरकार द्वारा दी जाती है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है और जो भ्रम फैलता है वो सुनो। एग्जाम में आया कि गवर्नमेंट ने बोला कि अब से जो बच्चे बीपीएल फैमिलीज के हैं या पुअर हैं, उन बच्चों की 30% फीस हम देंगे। ठीक है, अब उन बच्चों जो वो कोर्स कर रहे हैं वो बच्चे, वो फीस है उनकी 10,000 फीस है। अब जैसे मान लो मैं वो कोर्स पढ़ा रहा हूं, मेरी फीस है 10,000 फीस में मेरे को मालूम है कि 7,000 तो ट्यूशन के बच्चे देंगे और 3,000 रुपए देगी गवर्नमेंट। क्लियर? तो अब बात आती है, एग्जाम में आपकी क्वेश्चन आया, अ ट्यूशन टीचर रिसीव 7,000 फ्रॉम द स्टूडेंट एंड 3,000 रुपीज सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर टीचिंग द स्टूडेंट्स। ये लिखा हुआ आया, डिटरमाइन असेसेबल वैल्यू। अब मैं क्या बोलूंगा? प्राइस चार्ज फ्रॉम द रिसीवर। आप हो रिसीवर, मैं हूं सप्लायर, आपसे कितने लिए? 7,000। तो ए में तो आएगा 7,000। लेकिन अब बी पॉइंट, मैंने तो बोला सब्सिडी कंसिडरेशन नहीं कहलाती। गवर्नमेंट भी ये कहती है कि हाँ सब्सिडी कंसिडरेशन नहीं कहलाती। कौन सी सब्सिडी? कैपिटल। ये कैपिटल सब्सिडी नहीं है, ये स्टूडेंट्स पे दी जा रही है, गुड्स पे दी जा रही है।
कि ये मशीन खरीदो 40 की, 10 हम दे देंगे, 30 बाहर से ले लेना, ये कैपिटल सब्सिडी नहीं होती है, इसको रेवेन्यू सब्सिडी बोलते हैं, जो रूटीन बिजनेस में दी जाती है, उस पर जीएसटी लगेगा। गवर्नमेंट कहती है ये सब्सिडी हमने आपको बिजनेस प्रमोशन के लिए नहीं, उस बच्चे को के लिए दी है, तो उस पर जीएसटी लगेगा, तो 3,000 रुपए वो ऐड होंगे। समझ में आ रहा है? सब्सिडी देख के फटाफट बच्चे कहते हैं ऐड होगा ही नहीं, हटाओ इससे, ऐड ही नहीं करना। या ऐड हुआ हुआ रहता है, जब उल्टा क्वेश्चन आता है तो लेस कर देते हैं कि इस पे जीएसटी थोड़ी लगेगा। अरे जीएसटी नहीं लगता सब्सिडी पे, लेकिन कौन सी पे? कैपिटल पे नहीं लगता। समझ में आ रहा है? ये कैपिटल नहीं, ये कौन सी सब्सिडी है? रेवेन्यू सब्सिडी है, और रेवेन्यू सब्सिडी है तो जीएसटी लगेगा। समझ में आया? ठीक है, क्लियर। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, अपना गैस सिलेंडर सुनो। गैस सिलेंडर फॉर एग्जांपल 800 रुपए का, 800 रुपए के सिलेंडर में अपन को 500 रुपए देना है, 300 रुपए सरकार सब्सिडी देती है कि 300 रुपए हम देंगे, 500 रुपए बाहर देगा, लेकिन वैल्यू कहलाएगी 800 रुपए, क्योंकि ये सब्सिडी कैपिटल नहीं है, गुड्स या सर्विस पे दी है। यही अगर गवर्नमेंट कहती कि कोई गैस सिलेंडर की एजेंसी खोल दो, कोई गैस सिलेंडर की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल दो, हम उसे 2 करोड़ सब्सिडी देंगे, वो कैपिटल सब्सिडी है, वो बिजनेस प्रमोट के लिए दी गई, उसको ऐड नहीं करेंगे। अगर कोई सब्सिडी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस पे दी गई तो उसको वैल्यू का पार्ट मानना है तो क्या करना है? ऐड करना है। क्लियर? ठीक है, ये पॉइंट खत्म हुआ, ये हो गया। नेक्स्ट, ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, छठा बहुत इजी है। एनी अमाउंट ऑफ कमीशनिंग, कमीशन, पैकिंग, रॉयल्टी चार्जेस एक्सेट्रा। मैं आप लोगों से, मान लो मैं गुड्स बेचता हूं, आप लोगों से कमीशन के बहाने, पैकिंग चार्जेस के बहाने, रॉयल्टी के बहाने, XYZ जो भी बहाना हो, ये सिर्फ एग्जांपल है, जिस भी बहाने से एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहा हूं कि पैकिंग के इतने हुए, रॉयल्टी के इतने हुए, कमीशन के इतने हुए, XYZ कोई भी बहाना हो, वो सारे बहानों का खर्चा वैल्यू में क्या करना है? ऐड। क्लियर? टू बी वेरी क्लियर, समझ लेना, आपने अपनी जेब से गुड्स के अलावा, सर्विस की वैल्यू के अलावा, कमीशन, रॉयल्टी वगैरह वगैरह जिस भी नाम से पेमेंट किया, सबको ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, ये हो गए 6 पॉइंट। सातवां पॉइंट, डिस्काउंट अदर देन नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस। ये अभी वो वाला डिस्काउंट आने दो, साथ में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये पढ़ाया वो नहीं तो क्लियर नहीं आएगा, मिक्स में पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, तो इसको अभी 5 मिनट के लिए अपन रखते हैं। ठीक है, लास्ट, एनी अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट सेपरेटली पेड बाय रिसीवर। इन सब खर्चों के अलावा भी आपने अगर किसी भी तरह का रीइंबर्समेंट किया, खर्चा मैंने कर दिया, मुझे वो रीइंबर्स कर दिया कि सर पैसे आप उनको दे दो, हम आपको दे देंगे, ठीक है, लेकिन मैंने जेब से तो खर्चवा दिया ना, तो आपकी जेब से किसी भी रीइंबर्समेंट मतलब क्लियर, मैंने आप लोगों को बोला आपके बिहाफ पे मैं उस टीचर को पैसे दे रहा हूं, आप मुझे वापस दे देना, आपने कहा ठीक है सर दे देंगे, तो वो खर्चा भी वैल्यू में क्या होगा? ऐड, क्योंकि आपकी जेब से गया। तो फाइनली बच्चों ये समझ में आया होगा, टैक्सेस ऐड करने हैं, जीएसटी कंपनसेशन सेस को छोड़ के, खर्चा सप्लायर का थोप आप पर दिया, ऐड करना है। आप अपने घर से कोई गुड्स और सर्विस लाए और सप्लायर का पैसे नहीं ले रहे तो ये उस चीज में डाल दे, तो उसको भी ऐड करना है। अगर लेट पेमेंट हुआ जिसकी वजह से इंटरेस्ट लगा, उसको भी ऐड करना है। ठीक है, कैपिटल सब्सिडी के अलावा जो गुड्स या सर्विस पे सब्सिडी दी, उसको ऐड करना है। कैपिटल फॉर बिजनेस प्रमोशन होती है, वो कंसिडरेशन नहीं कहलाती, तो ऐड नहीं होगा। कमीशन, पैकिंग, रॉयल्टी को ऐड करना है। XYZ कोई भी बहाने से आपसे पैसे ले, इसको मैं अभी बता रहा हूं, और ये क्या है? खर्चा मेरा, थोप आप पर दिया, तो भी ऐड करना है। क्लियर? ये तो हुआ 15(2), जो चीजें क्या होंगी? ऐड। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं 15(3), जो चीजें ऐड नहीं होंगी और गलती से ऐड कर रखी है तो लेस कर दो, क्योंकि हमें इन 3 चीजों पर जीएसटी नहीं लेना। हमें क्या? गवर्नमेंट को इन 3 चीजों पर जीएसटी नहीं चाहिए, तो गवर्नमेंट कहती है अगर ऐड नहीं है तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ऐड हो रखे हैं तो लेस कर दो। क्लियर? ठीक है, अब ये 3 चीजें कौन सी है जिस पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं चाहिए? पहला, एनी अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड कंपनसेशन सेस, जो मैं ऑलरेडी आपको यहां पर पढ़ा चुका हूं।
ठीक है। अगर एग्जाम में लिखा है, देखो दोनों तरह से क्वेश्चन बता रहा हूं, एग्जाम में लिखा है ट्रांजैक्शन वैल्यू 100 रुपए, अदर टैक्सेस 10 रुपए, जीएसटी 20 रुपए, ये क्वेश्चन आया, डिटरमाइन असेसेबल वैल्यू, तो कैसे निकालोगे? 100 रुपए ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस बी 15 का खर्चा 10 रुपीज, क्योंकि अदर टैक्सेस ही ऐड होता है। आप कहोगे सर आंसर आ गया 110 रुपए। क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है टोटल अमाउंट लायबल टू बी पेड 130, डिटरमाइन असेसेबल वैल्यू, तो ये उल्टा क्वेश्चन है। 130 में 20 रुपए जीएसटी शामिल है और जीएसटी वैल्यू का पार्ट नहीं होती, तो आप उल्टा सॉल्व करोगे। पिछले क्वेश्चन में तो ऐड ही नहीं किया और इस क्वेश्चन में 130 में से 20 कर दोगे लेस, आंसर आएगा 110। ये तरीका रहेगा। आपको इस पर टैक्स नहीं लेना, अगर अलग से दे रखा है ऐड नहीं है तो ऐड करो ही मत, और ऐड है तो लेस कर दो, बात खत्म, टैक्स नहीं देंगे। सिमिलरली पॉइंट नंबर 2, सब्सिडी बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ब्रैकेट में कौन सी लिखी हुई है? कैपिटल, समझाई दी है। एग्जाम में जब बिजनेस प्रमोशन का नाम आए, ये नहीं आता है कि इस गुड्स या सर्विस पे दी है, तो उस सब्सिडी को ऐड नहीं करोगे। क्लियर कर चुका हूं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्काउंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ठीक है। डिस्काउंट को वैल्यू में से क्या करते हैं? लेस। तो आप जानना चाहते हैं अपन डिस्काउंट है क्या? समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार वीडियो देखना, मुझसे फोन पे पूछ लेना, लेकिन इस पॉइंट को सबको समझना है। क्या है वो एग्जांपल से समझते हैं। बच्चों समझना, 4 स्टूडेंट है मेरे पास, ए बी सी डी, ठीक है। ये 4 स्टूडेंट हमारे यहां आते हैं, ठीक है। चारों स्टूडेंट को कोर्स सेम करना है, तो सबको फीस बता रखी है 10,000, ठीक है। सबको फीस कितनी बता रखी है हम लोगों ने? 10,000 रुपए। बाहर एक बोर्ड भी चिपका रखा है, बाहर जो बोर्ड चिपका रखा है उसमें लिखा हुआ है आप फर्स्ट डे ही फीस दे देते हो, मतलब एडवांस ही हो गया। हमने अभी तक कोचिंग चालू नहीं करी है, कराएंगे, लेकिन कोई एडवांस रजिस्ट्रेशन में ही पूरी फीस देके चला जाता है, 5% डिस्काउंट, ठीक है। 5% डिस्काउंट। ए बहुत अच्छा स्टूडेंट है, उसने कहा मैं तो हाथों हाथ फीस दे रहा हूं, हाथों हाथ फीस दे रहा हूं। तो हमने क्या किया, 10,000 फीस थी, 500 रुपए हाथों हाथ उसको डिस्काउंट दिया। फीस कितनी ली? 9,500। ये हुआ ए, मिस्टर ए का केस। अब केस बी आया, बी ने बोला, बी के लिए एक बोर्ड लिखा, बोर्ड में था कि जो पहले दिन ही फीस दे देगा 10 को 5% डिस्काउंट, कोर्स होते के साथ फीस पकड़ा देगा, कोर्स होते के साथ ही कि ये पकड़ो फीस, कोर्स आज हुआ ये पकड़ो फीस, उसको 2% डिस्काउंट। बी ने बोला ठीक है, जैसे कोर्स हुआ पकड़ा ही फीस। तो हमने भी कहा कि भाई 10,000 फीस थी, ये 200 रुपए डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट बोला था, 200 रुपए दिए, इसने हमें फीस दी 9,800 रुपए। ये हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ था, एनी पर्सन गिविंग एडवांस 5%, एट द टाइम ऑफ सप्लाई कोर्स कंप्लीट के दौरान 2%, और ये कॉल लिखा हुआ था कोर्स होने के बावजूद अगर कोई महीने भर में फीस दे देगा तो भी 1% डिस्काउंट है, 1 महीने में फीस दे देना, ठीक है। सी उनमें से एक था, उसने 10,000 रुपए की फीस में कितना % डिस्काउंट मिलेगा? 100 रुपए। उससे कितनी फीस ली? 9,900। खत्म। अब लास्ट पॉइंट क्या? ये डी सबसे बेकार। ये बोला ना तो पहले दूं ना फिर कोर्स कंप्लीट होने पे दूं, और महीना भर भी निकल गया तब भी नहीं दी फीस। हम भी बड़े परेशान हो गए इससे, और हमको लगा कोर्स तो हो ही गया, अब ये नाटक कर रहा है, फीस नहीं दे रहा। फोन करते हैं तो कह रहा हूं आ जाऊंगा, आ रहे हैं 2 तारीख को, 5 तारीख को, और समझ रहे हो ना बहाने, बहुत यूज लेते हैं आजकल सब जने, ठीक है। फाइनली दुखी आया, हमने कहा ऐसे तो फीस डूब जाएगी, तो हमने एक चाल चली, ठीक है। इस डी को बोला कि अभी दिवाली डिस्काउंट हमारे इंस्टीट्यूट में चल रहा है, कोरोना डिस्काउंट, दिवाली डिस्काउंट, जिसमें महीना भर निकल चुका है, इवन 2-3 महीने निकल चुके हैं कोर्स के। हमने कहा ये डिस्काउंट में अगर तू फीस हमें लाके देता है आज, तो हम तुझे 10% डिस्काउंट देंगे। डी के ये सारे गले थे, पागल थे,
जो पहले ही एडवांस 5% डिस्काउंट लिया, जबकि पहले ही देखे आए कि मेरे को देखो 3 महीने बाद झक मार के मेरे पास आए। तो अब डी आया, डी के 10,000 में से हमने 1,000 किए लेस और बोला 1,000 रुपए तेरे को डिस्काउंट दिया, 9,000 दे दे। डी ने 9,000 दिए और डी फ्री हुआ। क्लियर? इस तरीके से हमने हमारी फीस वसूली। अब बहुत अच्छे से समझना, ये पहले 3 तरह के डिस्काउंट और इस चौथे वाले डिस्काउंट में बहुत फर्क है। गवर्नमेंट क्या कहती है, डिस्काउंट मतलब क्या होता है बच्चों? एक होता है डिस्काउंट, एक होता है बैड डेट्स, डूबत जिसको बोलते हैं। डिस्काउंट अगर सही मायने में है तो वो है पहले 3 केसेस में, और जो चौथे केस में है वो डिस्काउंट नहीं है, वो हमारी डूबत है। लेकिन अगर उस बच्चे को हम ये बोलते तेरा बैड डेट्स मान लिया 1,000 रुपए बचे हुए तो लाके दे, तो वो बच्चा चिढ़ जाता। राजी तो रखना ही है ना, इसलिए हमने क्या बोला, डिस्काउंट बोला उसको। क्लियर हो रही है मेरी बात? समझ में आई? इसका मतलब क्या है समझो। इसका मतलब ये है, गवर्नमेंट कहती है, अब बहुत शुरुआत से समझना, गवर्नमेंट कहती है किसी भी प्रकार का डिस्काउंट अगर होता है तो वैल्यू में से क्या कर दिया जाएगा, लेस। क्योंकि डिस्काउंट बायर की जेब से नहीं जाता, तो जो चीज बायर की जेब से नहीं गई, बच गई, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन डिस्काउंट होगा क्या? डिस्काउंट मतलब कुछ इस तरह का डिस्काउंट या कंसेशन जो कि सप्लाई के पहले ही दे दिया गया, सप्लाई के टाइम पे दिया गया, या सप्लाई के बाद दिया गया, जिसकी नॉलेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसकी नॉलेज रिसीवर के पास थी। आपको पता था कि पहले ही दिन देने से इतना मिलेगा, कोर्स कंप्लीट होने के दौरान इतना मिलेगा, महीने भर में दे देंगे तो इतना मिलेगा, ये आपको पता था, हमने पहले ही बता दिया था। वो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट। लेकिन वो अमाउंट जो हमने हमारी मजबूरी की वजह से छोड़ दिया, जिसकी नॉलेज आपको तो क्या, हमें भी नहीं थी, हमें नहीं पता था ऐसा डिस्काउंट देना पड़ेगा, या बायर को नहीं पता था ऐसा डिस्काउंट उसको मिलेगा, मजबूरी में छोड़ दिया गया, देन that it shall treated as bad debts, not treated as discount। तो ये 1,000 रुपए डिस्काउंट नहीं है। इसका मतलब इस 1,000 को एक 10,000 में से लेस नहीं करोगे। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम का आंसर 9,000 नहीं, कितना आएगा, 10,000। और आपको लिखना है this 1,000 rupees discount shall not covered under the definition of discount, because discount means which is given to receiver before the time of supply, at the time of supply or post supply, which is known to the receiver। आपको पता था कि ये चीज ऐसे करेंगे तो मिलेगी, तो फिर उस डिस्काउंट को वैल्यू में से देखो, जैसे तीनों में क्या किया, लेस किया। तो एग्जाम में अगर आता है कि ए के लिए वैल्यू क्या होगी, 9,500, बी के लिए 9,800, सी के लिए 9,900, अलग अलग वैल्यू आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन डी के केस में कितनी आएगी, 10,000, चाहे इसको देखा जाए डिस्काउंट सबसे ज्यादा दिया। क्लियर? तो डिस्काउंट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, जिसकी आपको नॉलेज थी, जो पैसे आपकी जेब से बच गए, भले ही वो शुरुआत में हो या बाद में हो, नॉलेज थी, तो उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो बैलेंस वैल्यू पे क्या लगेगा, जीएसटी। ठीक है, मैं आपको बोलूं मेरी फीस है 10,000, नोट्स की फीस है 1,000, और कोई हाथों हाथ पैसे दे रहा है तो 10% डिस्काउंट, तो क्या करोगे एग्जाम में, ट्रांजैक्शन वैल्यू 10,000, अदर चार्जेस 1,000, टोटल 11, और सी में क्या करोगे, लेस, 10% दे रहे हैं, 1100 लेस कर दोगे, 9,900 आंसर आएगा। क्योंकि डिस्काउंट की कुछ नहीं लिखा हुआ, डिस्काउंट की नॉलेज है, लेकिन लिखा हुआ है डिस्काउंट की नॉलेज नहीं है, तो उस केस के अंदर वो वैल्यू का पार्ट बनेगा। और अब एक लास्ट पॉइंट आज के लिए, ये जी वाला पॉइंट जो मैंने छोड़ा था, इसमें मैंने कहा था पहले वो समझा दूं फिर इधर आऊंगा। डिस्काउंट अदर देन नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस को क्या करना है, ऐड। अब आप वापस डी वाले एग्जांपल में आओ। आपके एग्जाम में आया डी का क्वेश्चन, मिस्टर डी, अ स्टूडेंट ऑफ सच एंड सच इंस्टीट्यूट, given 9,000 rupees to his tuition teacher after receiving 1,000 discount which is not known to him। एग्जाम में आया, डी एक स्टूडेंट है जिसके द्वारा अपने टीचर को 9,000 रुपए दिए गए,
1000 रुपए डिस्काउंट के बाद वो 1000 रुपए डिस्काउंट की नॉलेज डी को नहीं थी। डिटरमाइन असेसेबल वैल्यू, तो आप क्या करोगे? 9000 तो हो गई ट्रांजैक्शन वैल्यू। बी में क्या करोगे? बी कहता है अगर कोई ऐसा डिस्काउंट जो आपने लेस कर रखा है जो कि नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस का नहीं है, नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस मतलब ये वाला नहीं है, तो उस पर जीएसटी लगेगा। ऑलरेडी ऐड है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है घटा रखा है तो क्या करोगे? ऐड, और वैल्यू कितनी आएगी? 10,000। क्लियर? तो अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन इसके बाद में, ये ढंग से समझ लो, तो ये अपना 15(1) भी इसी के साथ पूरा होगा। क्लियर?